इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूस ने एक बार फिर इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। रूस के सैन्य ठिकाने से इस्कंदर मिसाइल से हमले किए गए हैं यूक्रेन की सरजमीन पर और एक बार फिर इससे जबरदस्त बर्बादी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का एक बार फिर किया है इस्तेमाल और रूस के सैन्य अड्डों से इस्कंदर मिसाइलें दागी गई हैं। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, अब जो स्थितियां नजर आ रही हैं जंग के 60 दिन गुजर जाने के बाद, उसके हिसाब से आपका आकलन क्या है? क्योंकि नेटो कंट्रीज सिर्फ अपनी सेनाएं ही तो नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन की धरती पर, बाकी हर तरीके से तो मदद जारी है और अगर ये मदद इसी तरह से जारी रही तो फिर तो ये युद्ध चलता ही रहेगा। थैंक यू समीर जी आपको बुलाने के लिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। अगर आप देखें तो जैसे कि रशिया ने ग्रोजनी में किया था 1995 और 2001 के बीच में, जी। या जो सीरिया में हुआ एलेप्पो में या राका में या होम में, या जो अमेरिका ने किया था बगदाद में। अमेरिका ने पहले दिन जिस दिन बगदाद में हमला किया था 2003 में, तो पहले दिन 320 मिसाइल फायर किए थे। 320। रशिया ने पूरे पहले एक महीने में 1000 मिसाइल फायर किए। तो जो अमेरिकन की मिसाइल फायर होती हैं वो इस लड़ाई में युद्ध होने से उससे 5 से 6 गुना ज्यादा होती हैं जब अमेरिका युद्ध में जाता है। तो हम लोग इस वक्त इस युद्ध की बात कर रहे हैं। हम अपनी बाकी जो पिछले 20 सालों में युद्ध हुए हैं उनकी बात है, उनको भी विचार करें। जो ट्रिपली में हुआ है, जो यमन में हो रहा है, सही बात, सबको भी मिला के देखें तो ये उस किस्म का युद्ध नहीं है। यहाँ पर आज भी अमेरिका के मिनिस्टर उनके कैपिटल में लैंड कर रहे हैं। क्या बगदाद में उस टाइम युद्ध हुआ था कोई लैंड कर सकता था? कोई लैंड नहीं कर सकता था। क्या कोई? बिल्कुल, बोरिस जॉनसन पहुंच जाते हैं कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। करेक्ट। और देखिए तो हर रोज उनके प्रेसिडेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं पिछले 2 महीने से। ये किस युद्ध में ऐसे हुआ है? किसी युद्ध में आपने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सुने हैं? हमने पहली बार जिंदगी में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के बारे में सुना है जो यहाँ पे बनाए गए हैं। सो ये कहने का ये कुछ युद्ध वैसा युद्ध नहीं है जिस हिसाब से हमने ग्रोजनी में, चेचनिया में देखा था, या जो सीरिया में देखा है, या जो बगदाद में देखा था, जिसमें अमेरिका को बगदाद तक पहुंचने में 40 दिन लगे थे। 40 दिन। और सबसे उनका दुश्मन भी कोई नहीं था, उनके साथ लड़ने वाला भी कोई नहीं था बगदाद में। इराकी फौज भी नहीं थी, फिर भी 40 दिन लगे थे उनको। तो ये युद्ध भिन्न है। इस युद्ध को इस हिसाब से देखा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत राय साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नेवल कमोडोर। रंजीत जी, किस तरह से आप देखते हैं रशिया के डर को? ये जो नेटो के विस्तार का डर सता रहा था रशिया को, इसे कितना वाजिब आप मानते हैं और क्या वाकई ये इतना जरूरी था कि रूस को जंग छेड़नी पड़े, यूक्रेन पर हमला करना पड़े? नहीं, देखिए आपने पूरा समझा दिया। ये अजीब लड़ाई है, ये अजीब जंग है। और आपने ये तो भी सुना, जॉनसन साहब ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, आई हैव फोन्ड अप पुतिन साहब एंड टोल्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं? तो क्या हो गया है? पुतिन ने समझा कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा, ज़ेलेंस्की की जगह उसका अपना आदमी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएगा और फिर ये बफर हो जाएगा, वो नेटो नहीं ज्वाइन कर सकेगा। तो ये उल्ट पलट हो गया है। लेकिन अब उसने क्या डिसाइड किया है? मुझे ये खत्म करने का है, मुझे आइसोलेट करने का है, ताकि जो कोस्ट लाइन है पूरी, मैं नेवी का हूँ, कोस्ट लाइन है पूरी, ओडेसा पे एक ब्लॉकेड चल रहा है, मारिउपोल को लेने के हिसाब से है। और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, वो कीव के अंदर गया, वो मारा गया। अब कीव को छोड़ दिया। ब्लिंकन साहब भी आ रहे हैं और एंटनी लॉयड साहब भी आ रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री और जयशंकर साहब से मिले थे पिछले हफ्ते। बिल्कुल। एंटोनियो गुटेरेस भी पहुंच रहे हैं 28 तारीख को कीव। बिल्कुल। बड़ी ये लग रहा है कि ये कीव को छोड़ दिया उन्होंने। उनको बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्रीमिया ज्वाइन करना है मारिउपोल के साथ, मारिउपोल को ज्वाइन करना है डॉनबास के साथ, डॉनबास का ज्वाइन करने का कारगिल के साथ। जब वो हो गया, कारगिल कह रहा है 9 तारीख को छाती खोल के पुतिन कहेगा आई हैव अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव।
लड़ाई किस लिए जाते हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। अशोक सज्जनार साहब, मुझे लग इसकी रहा है। चांसेस हैं क्या? जो तस्वीर अभी पेश कर रहे थे रणजीत जी, इसमें कितना आपको दम नजर आता है? क्योंकि ये आकलन अब धीरे धीरे करके आने लगे हैं कि यूक्रेन का अब 2 हिस्सों में बंटना तय है। अगर आप इधर के पूरे एरियाज को देखें, क्रीमिया से आप शुरू करें, डोनबास रीजन तक जाएं, बीच में मरियोपोल को भी लिया जाए, और क्या इसमें जो बाकी हिस्से हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और ये पूरा हिस्सा जो इधर का है ये कट सकता है अगर ओडेसा को भी इसमें शामिल कर लिया जाए? क्या ये संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि इस पर कोई समझौता हो जाए, यूक्रेन 2 हिस्सों में बंट जाए, एक पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा हो जाए और बाकी हिस्से में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूद रहे, अपना शासन करें? संभव है ये? देखिए, बिल्कुल जो रंजीत जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल से सहमत हूं, पर जो आपने कहा है ना, जो इसके ऊपर समझौता हो जाए, हाँ। समझौता नहीं होने वाला। ये रूस ने उससे जोर जबरदस्ती से अपने कब्जे में कर लेना है। इसको ना तो देखिए यूक्रेन कभी कबूल करेगा, ना पूरी दुनिया कबूल करेगी। कोई देश जो रूस के इतने अभिन्न मित्र हैं वो भी इसको कबूल नहीं करेंगे। देखिए, अभी तक चाहे मध्य एशिया के देश हैं, चाहे आप चीन को भी ले लीजिएगा, जी, उन्होंने किसी ने क्राइमिया को जो लिया था रूस ने 2014 में, उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है जो रूस का वो हिस्सा है। तो इसीलिए ये कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए जो ये अगर रूस ले लेता है तो उससे समझौता हो गया, वो मान जाएंगे। कोई ठीक है, नहीं यानी मानने वाला समझौते है। के आसार आपको नजर नहीं आ रहे हैं सज्जनहार साहब? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।